एक ऐसी एयरलाइन कंपनी जिसने आते ही मार्केट में मौजूद बड़ी बड़ी कंपनीज को करारी टक्कर दी और बहुत सी एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया। नाम था जेट एयरवेज, जो कि 1993 में शुरू हुई और बहुत जल्दी इंडियन एयरलाइंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। साल 2005 तक इस कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन तक चला गया था, लेकिन फिर इसके फाउंडर की सिर्फ एक गलती की वजह से 2019 में कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी। रातों रात 16,000 परमानेंट एम्प्लॉइज और 6,000 लेबर्स की जॉब चली गई। पर आखिर क्या थी वो वजह और किस तरह हुआ जेट एयरवेज बर्बाद? चलिए जानते दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में। ये बात है साल 1991 की, जब गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनी के प्लेन्स को एंट्री के लिए मार्केट में अलाउ किया गया था। उस समय भारत में सिर्फ दो ही एयरलाइंस चला करती थी, एक इंडियन एयरलाइंस और एक एयर इंडिया। उस समय इंडिया में एयरलाइन सेक्टर में एक बड़ा गैप क्रिएट था और ऐसे में और भी एयरलाइन कंपनीज की जरूरत थी। उस समय जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रियलाइज की और फिर नरेश गोयल ने गल्फ एयर और कुवैत एयर के सपोर्ट की वजह से 4 एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया। 1993 में जेट एयरवेज का ऑपरेशन शुरू कर दिया। अपने ऑपरेशन के पहले साल में उन्होंने 7,30,000 से ज्यादा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराया और इसके बाद साल 1996 में जेट एयरवेज इंडियन एयरलाइंस के बाद 20% मार्केट शेयर के साथ दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी और बस इसके बाद कभी जेट एयरवेज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2002 आते आते इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी बन चुकी थी। साल 2004 में गवर्नमेंट ने 520 रूल लॉन्च किया। इस रूल में यह था कि कोई भी कंपनी जिसके पास 20 फ्लाइट्स हो और जो 5 साल इंडिया में ऑपरेशन कर चुकी हो, वो इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ा सकती है। अब बस यहीं पर जेट एयरवेज को एक बड़ा मौका दिखाई दिया और इस तरह उसने इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में जेट एयरवेज के पास एक अच्छा मौका था। वहीं दोस्तों उस टाइम की बात करें तो उस टाइम इंडिया में जितनी भी फ्लाइट्स उड़ा करती थी उनका किराया बहुत ज़्यादा था और तब एयरलाइन में लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी। लेकिन तभी इंडिया में एक नया मार्केट भी डेवलप हो रहा था जो कि मिडिल क्लास लोगों का था और जो लोग फ्लाइट पर ट्रैवल करना चाहते थे लेकिन उनको टिकट की प्राइस काफ़ी कम चाहिए थी और ना ही कोई स्पेशल फैसिलिटी चाहिए थी। लोग बस कम पैसों में अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेन में सफ़र करना चाहते थे। और मार्केट की इस स्ट्रैटेजी और इसी ज़रूरत को समझते हुए इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत हुई, जिसने काफ़ी कम रेट में लोगों को फ्लाइट की टिकट उपलब्ध कराई। इसी बीच जेट एयरवेज ने अपना IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी इंडिया में लॉन्च किया था, जिसका शेयर प्राइस 1,100 रुपये और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 112,000 करोड़ था। IPO से आए हुए पैसों को जेट एयरवेज ने 2 चीज़ों में खर्च किया। एक तो कंपनी ने अपने लिए एक नया एयरक्राफ्ट बाय किया और दूसरा क्योंकि इंडिगो के मार्केट में आने से कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा हो गया था। इसलिए नरेश गोयल ने इंडिगो को मार्केट से गायब करने के लिए एयर सहारा को खरीदा और ये डील करीब $500 मिलियन में हुई थी। ये उस वक्त की काफ़ी महंगी डील थी और जेट एयरवेज की टीम ने भी नरेश गोयल को इस डील के लिए मना किया था, लेकिन नरेश गोयल ने किसी की बात नहीं मानी और ये डील की। इसके बाद नरेश गोयल ने सहारा का नाम बदलकर जेट लाइट कर दिया और इस तरह उन्होंने इंडिगो के खिलाफ जेट लाइट को खड़ा किया। एयर सहारा को खरीदने के बाद जेट एयरवेज के पास 2 टाइप्स की फ्लाइट्स थी। एक हाई कॉस्ट कैरियर, मतलब जहां पर कस्टमर्स को हाई टिकट प्राइस देना होता था, एक स्पेशल सर्विसेज दी जाती थी, और दूसरा लो कॉस्ट कैरियर, मतलब जहां पर टिकट का प्राइस कम होता था, कस्टमर्स को कुछ ज्यादा सर्विस नहीं दी जाती थी, जैसा कि इंडिगो भी कर रहा था। एक्सपर्ट्स की माने तो जब जेट एयरवेज ने खस्ता हाल सहारा को खरीदा था, बस तब ही से जेट एयरवेज के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसके बाद आया साल 2007, जब रिसेशन आया था और क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। पहले जो क्रूड ऑयल का प्राइस $76 पर बैरल था, वो 2008 में बढ़कर $132 पर बैरल हो गया, जो कि करीब 73.6% का राइज था। क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसे बढ़ जाने से इंडिया में बहुत सारी फ्लाइट्स को लॉस होने लगा। इस दौरान हर किसी को लॉस हुआ, फिर चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, जेट एयरवेज हो या फिर किंगफिशर। दोस्तों रिसेशन आने के बाद लॉस तो सभी को हुआ, लेकिन ऐसे में बाद में जो रिकवरी हुई इसकी कहानी काफ़ी अलग है और बस इसीलिए ही जेट एयरवेज के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। इस रिसेशन के बाद सबसे जल्दी जो रिकवरी हुई वो हुई इंडिगो कंपनी की, क्योंकि वो हमेशा से ही मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करके चल रही थी। ऐसे में इस मंदी के दौर में सबसे पहले इंडिगो निकल कर बाहर आई। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडिगो ने अपने खर्चे हमेशा से कम रखे थे। वहीं इसकी दूसरी वजह ये थी कि इंडिगो हमेशा से ही लोगों को सस्ती प्लेन की जर्नी देती आई थी और यही वजह थी कि रिसेशन के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो से जुड़े।
दूसरी तरफ जेट एयरवेज के खर्चे ज्यादा थे, क्योंकि एक तो उसकी फ्लाइट की टिकट ज्यादा थी और जेट एयरवेज ने सहारा को भी गोद ले लिया था। ऐसे में उसे इन दोनों कंपनीज को संभालना पड़ रहा था। अब बस यही एक वजह थी जेट एयरवेज इस रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाई। अब जहां एक तरफ इंडिगो लगातार प्रॉफिट कमा रही थी, वहीं जेट एयरवेज नुकसान झेल रही थी। इसलिए साल 2009 में जेट एयरवेज ने 1900 एम्प्लॉयज को निकाल दिया और इसके बाद उन्होंने री ऑपरेशन चालू किया और नरेश गोयल ने 2009 के बाद एक और नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था जेट कनेक्ट। अब जेट कनेक्ट और जेट लाइट दोनों ही कंपनी इंडिगो के साथ कम्पीट कर रही थी। इस तरह जेट एयरवेज के पास अब 2 सब्सिडीज थी जो लो कॉस्ट मॉडल में काम करती थी और जेट एयरवेज खुद हाई कॉस्ट मॉडल में काम कर रही थी। जेट एयरवेज लगातार इंडिगो से कम्पीट कर रही थी, लेकिन फिर भी जेट एयरवेज अपने टिकट के प्राइस को कम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक साथ 3 कंपनी होने के कारण जेट एयरवेज की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और जेट एयरवेज इंडिगो से सस्ते टिकट लोगों को नहीं दे पा रही थी। इस कारण लोग जेट एयरवेज की बजाय इंडिगो की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। दरअसल जेट एयरवेज की प्राइस कम नहीं होने की बड़ी वजह थी फ्यूल कॉस्ट, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ ही कंपनी फूड और नई फैसिलिटीज़ भी दे रही थी, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी। वह इंडिगो लगातार अपनी कॉस्ट में कटौती करती जा रही थी। इसके बाद साल 2012 में एतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में करीब 24% शेयर खरीदा। आपको बता दें कि एतिहाद एयरवेज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है, लेकिन इससे अगले साल ही जेट एयरवेज को 2013-14 में करीब $36 मिलियन का लॉस हुआ। अब इसके बाद कॉस्ट कम करने के लिए एयरवेज ने जो जेट कनेक्ट शुरू किया था उसको बंद कर दिया। साल 2018 आते आते कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई और कंपनी करीब $1.2 बिलियन के डेट में थी। इसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिया और करीब 20 से 22 हज़ार एम्प्लॉयज निकाले गए। उनसे जुड़ी करीब 60 से 70 हज़ार जो फैमिलीज थी वो सब बेघर हो गई। ये हुआ अंत जेट एयरवेज का। दोस्तों, जेट एयरवेज का अंत हो गया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कंपनी के लॉस में जाने की बहुत सी वजह रही। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही इस कंपनी के इतने लॉस में जाने की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेट एयरवेज के डूबने के पीछे सबसे बड़ा कारण था नरेश गोयल ने जब एयर सहारा के साथ डील की। इतनी बड़ी डील करने से पहले नरेश गोयल को कंपनी के कई लोगों ने एडवाइस भी दी थी, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना कर दिया और यही बड़ी वजह बनी जेट एयरवेज के डूबने की। इसके साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि जेट एयरवेज कंपटीशन की वजह से बर्बाद हो गया। पहले जेट एयरवेज ने इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर जैसी बेहद सफल सस्ती एयरलाइनों पर ध्यान नहीं दिया। ये तीनों कंपनियां 2005 और 6 के बीच शुरू हुई थी। एक तो इन कंपनियों ने कीमतें कम रखी और दूसरे ऐसे रूटों पर सेवा मुहैया कराई जहां पहले हवाई यात्रा की सुविधा नहीं थी। जेट मैनेजमेंट ने शुरू में उन्हें छोटा खिलाड़ी समझा। जेट एयरवेज उस समय कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवा दे रहा था और ऐसे वो ये नहीं देख पाए कि सस्ती एयरलाइनें उन ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रही थी जो कीमतों का ध्यान रखते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जेट एयरवेज का प्लेन हवा में कहीं गुम हो गया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जेट एयरवेज अपने सारे कर्जे को उतार कर एक बार फिर वापसी करेगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या जेट एयरवेज एक बार फिर से मार्केट पे अपनी पहले वाली पकड़ बना पाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।